नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है लिव इन रिलेशनशिप। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी आप लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण व बेसिक सवाल रखे गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 2 वीडियो में भी 4 महत्वपूर्ण व बेसिक सवाल रखे गए हैं। आप दोनों वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो गूगल या यूट्यूब पर इस विषय पर विशेष जानकारी पाने के लिए दोबारा से सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पार्ट 1 वीडियो के लिए श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी से मेरा पहला सवाल है। शर्मा जी, ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप को किस कानून के तहत परिभाषित किया गया है? लिव इन रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी शर्तें क्या है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडलाइन दिए हैं? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई 2 वयस्क व्यक्ति अपनी आपसी सहमति से एक साथ रहते हैं। वह 2 पुरुष भी हो सकते हैं और वह 1 पुरुष 1 स्त्री भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हाँ, या स्त्री भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर भारतीय अगर समाज की हम बात करें तो भारतीय समाज में जो लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ है वो एक स्त्री और पुरुष को लेकर ज़्यादा है। तो जहाँ पर 2 व्यक्ति जिसमें 1 पुरुष है और 1 स्त्री है और वो अपनी आपसी सहमति से बिना विवाह बंधन में बंधे हुए एक साथ रहते हैं समाज में, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसे कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं मिली है। दूसरी बात जो सवाल था आपका कि लिव इन रिलेशनशिप को किस कानून के तहत मान्यता प्रदान की गई या किस उसमें परिभाषित किया गया है, तो भारतीय जो कानून है उसमें किसी भी विधि के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि अब पिछले कुछ दशकों से इस तरह के रिलेशनशिप बढ़ी हैं कि लोग बिना शादी के एक साथ रहने लगे हैं, और ख़ासकर महानगरों में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कुछ एक गाइडलाइंस ज़रूर दिए हैं और उनको परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी विधान के अंतर्गत लिव इन रिलेशन को कोई मान्यता या कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। वहाँ कोई भी वैलिडिटी या वैधता उनकी नहीं है। लेकिन चूंकि ये समाज में आजकल होने लगा है और इसके प्रति जब इन चीज़ों की बढ़त हुई है तो कुछ नवीन समस्याएं भी आना स्टार्ट हुई हैं, और जब वो समस्याएं आई हैं तो उसमें कानूनी रूप से हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ी है। लोग न्यायालय गए हैं, तो समय समय पर न्यायालय ने अपनी उन केसों की दृष्टि को देखते हुए, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनके साक्ष्य हैं, उनको देखते हुए कुछ गाइडलाइंस अलग अलग केसों में दी गई हैं, जिन सबको मिलाकर एक गाइडलाइंस बनी है। अब उनको हम कह सकते हैं कि वो गाइडलाइंस हैं जो हमारे लिव इन रिलेशनशिप को आज परिभाषित करती हैं। शर्मा जी, आपसे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी शर्तें क्या है? लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये एक शर्त तो यही है कि 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हों और एक लंबे समय तक वो एक साथ रह रहे हैं, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप में माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक आवश्यक बात है कि एक उसमें युक्त समय होना चाहिए, एक समयावधि होनी चाहिए कि जिससे ये लगे कि 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ रहे हैं एक समय के लिए। तो वह समय हो सकता है कि
2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, जहां उन्होंने वो समय इस तरह से बिताया हो कि जैसे वो एक कपल हैं, जैसे एक शादीशुदा पति पत्नी रहते हैं, इस तरह से उन्होंने बिताया हो और उसमें उनकी अपनी साझेदारी रही हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिन्हें विस्तार से आगे बताया जाएगा कि वो एक शेयर हाउस होल्ड में रहे हों, मतलब एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर रहे हों, एक लंबे अंतराल तक रहे हों। उनके बीच में हो सकता है कि शारीरिक संबंध भी रहे हों और उनके बीच में जो और उस रिहाइश को लेकर जो खर्चे हैं मेंटेनेंस को लेकर, वो उस जगह पर जहां वो रह रहे हैं उस जगह की मेंटेनेंस को लेकर, अपने जो रहन सहन के लिए खान पान की व्यवस्था को लेकर उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही हो कि जैसे घर का काम है वो काम कौन करेगा, घर का खर्च कौन उठाएगा, या हो सकता है कि दोनों ही घर का खर्च पूरा उठा रहे हो, आधा आधा उठा रहे हो, जैसे कुछ पार्ट लड़का खर्च कर रहा है, कुछ पार्ट लड़की खर्च कर रही है, या दोनों मिलजुल के कर रहे हैं, या हो सकता है कि घर का खर्च लड़का उठा रहा है। ऐसे ही जो घर के काम हैं, हाउस होल्ड वर्क हैं, उन सब में भी उनकी सहभागिता रही हो कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, घर की क्लीनिंग है, घर का खाना बनाने का कार्य है और कपड़े धोने का कार्य है, साफ सफाई का कार्य है, तो वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस व्यवस्था को लेकर। उन संबंध से बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई जी का खर्चा कौन उठाएगा, स्कूल कौन ले जाएगा, तो ये सभी देखना होता है। तो ये नॉलेज जो है उनके पेरेंट्स को भी अवश्य होना चाहिए, चाहे माँ हो उसका बाप हो, दोनों, चाहे लड़का का माँ बाप हो या लड़की के माँ बाप हो, दोनों के नॉलेज में हो ये रहें कि दोनों ये जो है संबंध बना के रह रहे हैं। और जो समाज है, समाज के भी नॉलेज में ये रहना चाहिए कि वो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। तो इसको थोड़ा आप बताइए। नहीं, अब जैसे ही आपने बताया है कि जो उनके रहन सहन के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाओं के लिए उनके बीच में एक म्यूचुअल सहमति बनी होनी चाहिए कि किस तरह से कौन कौन करेगा, क्या नहीं करेगा। अब जैसे अभी आपने बच्चों के बारे में भी कहा, तो बच्चों की बात वैसे तब आएगी जब वो कम से कम 1 साल से अधिक एक साथ रहे हों, उनसे बच्चे पैदा हो गए हों। तो अब वो बच्चे जब पैदा हो जाएंगे उस रिलेशनशिप से, तो उन बच्चों की भी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, किस तरह से उठाएगा, उस सब के लिए भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होनी चाहिए। और वो इंटेंटेड हों समाज के लिए कि वो सोशलाइज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एज एन एक कपल या एज एन एक हस्बैंड वाइफ। तो अगर वो सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, जिससे एक सोसाइटी में संदेश जा रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति एज ए पति पत्नी रह रहे हैं, तो उनको जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में कहा जाएगा। तो मुख्य रूप से जो लिविंग रिलेशनशिप की शर्तें हैं वो यही है कि वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहे हों, यूज कर रहे हों, कि एक ही छत के नीचे वो दोनों रह रहे हैं। दूसरी बात, जो उस जीवन शैली के लिए या जीवन यापन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को वो जॉइंटली या अलग अलग उनको उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। वो जिम्मेदारियों का बंटवारा भी उन्होंने अपनी आपसी सहमति से किया हुआ है, ये भी एक आवश्यक शर्त है। तीसरा, अगर उस से होने वाले जो बच्चे हैं उस रिलेशनशिप से, तो उन बच्चों की जिम्मेदारियां भी वो उठा रहे हैं और साथ में वो समाज में मूव कर रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं। एक समाज में भी ये संदेश जा रहा है कि वो दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहे हैं। तो उसको हम ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस ही जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप की शर्त है। एक उम्र का भी दिया गया है शर्त, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में जो भी रहेगा तो उसका कम से कम उम्र जो 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष यदि नहीं होता, यदि उस स्थिति में लड़का यदि लड़की के साथ कोई यौन संबंध रखता है तो अपराध माना जाएगा। ये जैसे मैंने आपको पहले ही प्रश्न के सवाल में भी मैंने ये बात कही थी कि 2 वयस्क व्यक्ति है, तो वयस्क का मतलब है कि जो मेजर हो चुके हों, कानूनी रूप से बालिग हो चुके हों। तो 2 वयस्क व्यक्ति जो बालिग हैं, जो कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, अपनी सहमति देने के लिए सक्षम है,
तो वो लोग उसके हाँ, अगर मान लो जैसे अभी आपने कहा कि अगर एक पक्ष जो है वो नाबालिग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है, या लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है, और ऐसी स्थिति में अगर उनके बीच में संबंध बनते हैं और उनकी शिकायत होती है, तो दोनों को पॉक्सो, मतलब जो भी बालिग है उसके अगेंस्ट पॉक्सो के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। क्योंकि पॉक्सो जो रेप का कानून है, 376 कानून है, वो केवल पुरुष के अगेंस्ट बनता है। लेकिन जहां पॉक्सो की बात आती है, तो पॉक्सो कानून में जो लिंग भेद है वो नहीं रखा गया है। पॉक्स तो आपने बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण पॉक्सो कानून के अंतर्गत लिंग भेद नहीं रखा गया है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री है और वो बालिग है, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है, और वो किसी 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के के साथ भी अगर कुछ करती है और वहाँ शिकायत होती है, तो उस लड़की के अगेंस्ट भी कार्यवाही हो सकती है उसके अंतर्गत, और उसको भी जो सज़ा एक पुरुष के लिए है वही सज़ा उसके लिए भी है। तो पॉक्सो एक्ट में लिंग भेद नहीं रखा गया है। तो जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसने जो भी ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए पुरुष है और जो दूसरा पार्टनर है उनका वो 18 वर्ष से कम की लड़की है, तो पुरुष को सजा मिलेगी, उसे पॉक्सो में बुक किया जा सकता है। और अगर लड़की मेजर है और लड़का नाबालिग है, तो लड़की को सजा के लिए पॉक्सो में बुक किया जा सकता है और उसे सजा कानून दे सकता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है कि जो भारतीय परंपरा में जो है शादी का उम्र अलग है, 18 साल लड़की के लिए और लड़का के लिए 21 साल। तो क्या इसमें फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप में 18 साल ही क्यों रखा गया? जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी हमारी व्यक्तिगत विधि से गवर्न होती है। तो जो हिंदू विधि है, हिंदू विधि में लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल रखी गई है। जबकि वहीं अगर आप मुस्लिम विधि में जाओगे तो मुस्लिम विधि में उसकी उम्र अलग अलग है ना। तो जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है, तो लिव इन रिलेशन में चूंकि शादी नहीं हो कर रखी है उन लोगों ने, इसलिए जो शादी का कानून है वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लिव इन रिलेशन में चूंकि दोनों ही वयस्क हैं, तो वयस्क व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपनी सहमति दे सकता है, वह सक्षम है अपना भला बुरा सोचने के लिए। तो वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी एक्ट उसके द्वारा किया जा रहा है, वो उसके लिए स्वतंत्र रूप से सक्षम है और स्वयं के लिए उत्तरदायी है। तो वहाँ पर ये बंधन नहीं है कि लिव इन रिलेशन के लिए भी उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर उम्र की बात नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही वो बालिग होते हैं तो वो अपनी सहमति, स्वतंत्र सहमति देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। शर्मा जी, शादी और लिव इन रिलेशनशिप में मुख्य अंतर क्या है? रिलेशनशिप की स्वीकृति या मान्यता देती है। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? लिव इन रिलेशनशिप से समाज में कौन सा दुष्प्रभाव सामने आ रहा है? देखिए, जो शादी की अगर हम बात करें तो शादी एक हमारे यहाँ व्यवस्था है, और हिंदू संस्कृति में तो उसे एक संस्कार कहा जाता है, और कहा जाता है कि जोड़ी जो है वो ऊपर से बनकर आई होती है। तो शादी समाज के द्वारा, सामाजिक रूप से मान्य, समाज के गणमान्य व्यक्तियों के बीच में शादी होती है, जिसमें दो परिवार उस बंधन को बांधते हैं। उसमें दो परिवार संयुक्त रूप से लड़का और लड़की को शादी के बंधन में बांधने के लिए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग इनवाइट होते हैं, समाज के लोग इनवाइट होते हैं। उनको सबको साक्षी मानकर वह शादी होती है, और समाज उसे एक मान्यता देता है विधिक रूप से। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल है, लिव इन रिलेशनशिप में सामाजिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि दो परिवार एक उस संबंध को बनाते हैं।
शादी का संबंध दो परिवारों के मध्य बनता है, उसमें दोनों परिवारों की सहमति होती है। लेकिन जो लिव इन रिलेशन का संबंध है उसमें दोनों परिवारों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ लड़का और लड़की दो पक्ष होते हैं जिनकी सहमति की आवश्यकता होती है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी गई है और हमारा भारतीय समाज लिव इन रिलेशनशिप को एक बुराई के रूप में देखता है। लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, समाज टूटता जा रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ने की वजह से लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, बड़े बड़े उसमें तो नौकरी के लिए लोग चले जाते हैं और वहाँ पर अकेले रहना चालू कर देते हैं, समाज से थोड़ा कट जाते हैं। तो उस स्थिति में लिव इन रिलेशन का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ न तो जो परिवार का एक सुपरविजन होता था वो नहीं रहता, दबाव नहीं रहता, न समाज का डर रहता है और व्यक्ति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है और वो अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देता है। तो वो इन शादी के बंधनों को नहीं मानता। और दूसरी एक बात ये भी है कि जब समाज का डर खत्म हो जाता है तो व्यक्ति मनमानी चीज़ें करता है। तो आजकल आप ये देख रहे होंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन है वो भी महानगरों में ज़्यादा है। जो छोटे शहर हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ होगा तो बहुत नगण्य रूप में है, लेकिन महानगरों में ये कंसेप्ट ज़्यादा आ गया है कि लड़का भी नौकरी करने के लिए बाहर आया हुआ है, लड़की भी नौकरी करने के लिए बाहर आया हुआ है, दोनों के पास समय नहीं है, तो संसाधनों की भी कमी है। क्योंकि गांव में तो ये है कि परिवार है, ज़मीन है, घर है, बड़ा घर है, वहाँ सब लोग रह लेते हैं। अब जो लोग बाहर आए हैं पता लगा उनके पास मकान नहीं है, और लड़की भी बाहर नौकरी करने के लिए आई है, कोई अरुणाचल से आई है, कोई कर्नाटक से आई है, कोई कहीं से आई है। और जब वो बाहर आती है तो बाहर उसके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, न घर होता है न कुछ। तो कई बार क्या होती है कि वो इस तरह का एक साथी तलाशती है कि जहाँ उसको एक घर मिल जाए, एक छत मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि बड़े शहरों में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्निंग की भी बहुत से, तो बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कार्य करते हैं कि वो इकट्ठा रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए वो चीज़ें कार्य हो रहे हैं। लेकिन समाज की तरफ से मान्यता का विषय है तो समाज उसको मान्यता नहीं देता। लेकिन हाँ, अब महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की भी स्वीकार्यता बढ़ी है। इसमें एक फैक्टर और भी आया है, जो पिछले लगभग 1.5 से 2 दशक के बीच में जो परिवारों में विघटन हुआ है और शादियां टूटनी स्टार्ट हुई हैं। जैसे बहुत सारे झूठे केसेस दहेज प्रताड़ना को लेकर स्टार्ट हुए हैं। तो एक फैक्टर ये भी है कि उससे भी लोगों के बीच में एक मानस तैयार हुआ है कि शादी करके तो फंसने वाली बात है। अभी लड़की से शादी कर लो, कुछ दिनों बाद वो फिर 498, 406 की मुकदमे लगा देगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देगी। तो अननेसेसरी जो हरासमेंट हो रहा है माँ बाप का, तो उसकी वजह से भी एक लिव इन रिलेशनशिप की भूमिका बढ़ी है या उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है कि इससे अच्छा तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, क्यों शादी के झंझट में पड़ो। क्योंकि शादी के झंझट में पड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी और हराम करो। इसमें जो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने का एक कारण ये भी हो सकता है, जो लड़का जो है लड़की को जानना चाहता है, लड़की कैसी है, किस तरह की है, या लड़की जो है लड़का को जानना चाहता है, जो लड़का किस तरह का है, कैसे है, हम उनके साथ एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है शादी करने से एक जो है एक पूर्व अवस्था है, जो लड़का और लड़की एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करता है कि बिल्कुल ठीक बात। तो हम जो आगे शादी में जाएं, शादी करें, तो उससे पहले देख लें कि लड़का कैसा है, या लड़की ये देखता है कि लड़का कैसा है, लड़का ये देखता है कि लड़की कैसी है। तो आजकल का जो ट्रेंड हो चला है, जो जैसे लड़का है तो लड़का भी चाहता है कि हमें जो
मैंने नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, नौकरी पेशा लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लेकिन ऐसा चीज़ जो है वो अरेंज मैरिज में जो होता है उसमें नहीं हो पाता है। या लड़की खुद देखना चाहता है कि हम भी जो है अच्छे लड़के देखें, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, हमें इस तरह का लड़का चाहिए, यदि हम इस तरह का जॉब कर रहे हैं तो हमें इस तरह का लड़का चाहिए, हम और किसी लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो यदि वो कहीं इंस्टीट्यूट में किसी चीज़ का कोर्स कर रही है, लड़का भी वहाँ कोर्स कर रहा है, तो उनका जो है मन मिलाप हो जाता है, चलो हम दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ अपना पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो है एक ही जॉब करेंगे, तो एक साथ हम लोगों का तालमेल बैठ जाएगा और शादी भी हम आगे करेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है शादी का एक पहला स्टेप भी हो सकता है। हाँ। तो ये भी कारण हो सकता है। ये कृपानंद जी आपने बिल्कुल बहुत ठीक बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं कि हम एक दूसरे को पहचान लें, एक दूसरे की आदतें पहचान लें, व्यवहार पहचान लें, तो हम जान जाएंगे तो हमें जो आगे की ज़िंदगी है वो हम एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो ये एक आपने बताया ये कारण है। तो मैंने जैसे पिछले भी और भी चीज़ें कारण दिए थे, तो ये कई बार लिव इन रिलेशनशिप उन परिस्थिति जन्य कारणों से भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। वो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब लड़का लड़की एक साथ रहना चालू करते हैं तो जब परस्पर एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो उस नज़दीकियों में उनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की ने शारीरिक संबंध तो बना लिए, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है और उस वक्त लड़का अलग होना चाहता है, लड़की उसके साथ रहना चाहती है। तो कई बार बहुत सारी लड़कियां जो हैं रेप का केस कर देती हैं, तो एक ये नई समस्या पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं परस्पर और उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बने, अब बच्चा भी पैदा हो गया, अब बच्चे को लेकर दिक्कत पैदा हो गई कि मान लीजिए उनके संबंध आगे नहीं कंटिन्यू होते हैं या वो अलग अलग होना चाहते हैं, तो बच्चे के लिए एक दिक्कत पैदा हो गई कि बच्चा माँ के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा, उसको दोनों का प्यार नहीं मिल पाएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप की कुछ अच्छाइयाँ कह सकते हैं, तो उसकी बुराइयाँ भी हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो ये उनकी कमियां हैं कि या तो लड़का लड़की ये है कि एक दूसरे को समझ बेहतर बनाने के लिए एक साथ रहें, लेकिन उनके बीच में शारीरिक संबंध ना बने तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग उस वक्त जो है एक इमोशनल बहाव होता है और उस बहाव में बह जाते हैं, जिसका कंसिक्वेंसेस उन्हें बाद में परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पता लगता है जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लड़का उससे दूर हो गया या लड़के का मन भर गया उस लड़की से और ऐसी स्थिति में वो अलग होना चाहता है, तो उस लिव इन रिलेशन के दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। वो कई बार हम अपने समाज में, चूँकि मैं वकील हूँ तो वकील होने की वजह से हम अपने कोर्ट में देखते हैं कि उस लिव इन रिलेशनशिप के या उन रिलेशनशिप के कुछ परिणाम रेप केस के रूप में भी सामने आते हैं और कुछ अन्य रूप में भी सामने आते हैं। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप के एक परिणाम सामने उभर के आया है कि देखा गया है कि इसमें जो है माँ बाप जो होते हैं, चाहे लड़की के तरफ से हो या लड़का के तरफ से, वो भी जो इस चीज़ को अब जो है प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, ये भी देखा गया है। और दूसरी बात है कि जब ये डेवलप्ड हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप, तो इसमें होता है क्या कि इस चीज़ को या तो सोशली, जैसे सामाजिक रूप से जो शादी की परंपरा है, शादी की जो है जो वैदिक रीति से हो या पर्सनल, या जो मुस्लिम में जो पर्सनल लॉ से जो होता है उस तरीके से शादी हो जाती है, काजी को बुला करके, और हिंदू में पंडितों को बुला करके, और जो ईसाई में चर्च में जा कर के शादी कर देते हैं। तो ये तो सामाजिक रीति से हुआ शादी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो कोर्ट मैरिज। तो इसमें जो लड़का, यदि माता पिता यदि इसमें सहमत नहीं है तो लड़का लड़की इसमें कोर्ट मैरिज करके इसको कानूनन रूप दे देते हैं। तो ये भी होता है, बिल्कुल होता है। तो शादी को जो एक कोर्ट मैरिज के थ्रू भी एक मान्यता मिल जाती है। फिर उसमें जो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, उसको कानून की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है।
कानून की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है लड़का लड़की को यदि वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो लिव इन रिलेशनशिप है, शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद तो वो एक अलग बात है। अगर मान लीजिए लड़के लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं रह गई, वो मैरिज हो गई। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं हम लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एक लिव इन रिलेशनशिप का एक और दोष है कि कई बार क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना एक दूसरे के साथ रहना चालू कर देते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि दोनों पक्षों के परिवार उनका साथ नहीं देते, और उसके बाद अगर उस रिलेशनशिप में कभी ऐसी स्थिति आती है कि उनको अलग होना पड़ता है, तो उस स्थिति में दोनों ही पक्ष जो हैं वो एकाकी हो जाते हैं, उन्हें अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, और उस रिलेशनशिप से जो परिणाम आए हैं, जैसे एक बच्चा पैदा हो गया या कुछ और है, तो उसमें भी उनके परिवार का सहयोग सपोर्ट नहीं मिलता। तो वो भी एक इसका दोष है। तो कुछ दोष हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, तो उन सब चीज़ें को हम अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं कि कुछ अच्छाइयाँ भी निकलेंगी, कुछ बुराइयाँ भी निकलेंगी। लेकिन जब होता क्या है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम, समस्या तब आती है जब सेपरेशन होना चालू होता है, जब वो संबंध विच्छेद होना चालू होता है, जब संबंध टूटना चालू होता है, उस वक्त जो दिक्कत आती है तब की समस्याएं होती हैं। तब फिर एक नई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है, और उस वक्त उन्हें उन समस्याओं से अकेले जूझना पड़ता है, उसमें उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि समस्या तब उठती है जब लड़का और लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है। तो इसमें होता है कि जैसे लड़का उच्च वर्ग से आ जाते हैं, उच्च जाति से आ जाते हैं, कभी लड़की निम्न जाति से आ जाती है, या लड़की उच्च जाति आ जाता है, लड़का निम्न जाति से आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में जो होता है क्या है, उनके जो माँ बाप जो है वो सहयोग नहीं दे पाते हैं, या ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का जो है हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, या लड़का जो है मुस्लिम है और लड़की हिंदू है और एक साथ रह रही है। तो इस कंडीशन में भी जो है पेरेंट्स जो है वो साथ नहीं देते हैं लड़के। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है ये और समस्या को विकट कर देते हैं। लेकिन समाज इससे टूट रहा है, समाज में जो है काफ़ी विकृति आ गई है। अभी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमारे समाज को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और कई बार मैं एक चीज़ और भी आती है कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, और वो एक पहले से माइंड सेट करके चलते हैं कि मैं रिलेशनशिप में आया हूँ तो मैं फॉर द टाइम बीइंग आया हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है अपना एजुकेशन करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आता है, दिल्ली में आया, बाहर से आया हुआ है, अब उसको यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, रहने की भी दिक्कतें और दिक्कतें हैं। तो उसने क्या काम किया, 2 साल 4 साल जब तक उसका कोर्स है, उसके माइंड लिव इन रिलेशन में रह के और अपना एंजॉय कर सकता हूँ और अपनी एजुकेशन भी पूरी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उस रिलेशनशिप से बाहर चला जाऊँगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि एक पक्ष तो पहले से ये सोचे हुए है कि मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हो गया, और वो फिर ये नहीं चाहता कि दूसरा पक्ष जो है वो उस रिलेशनशिप से बाहर जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के बीच में कड़वाहट आ जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी कानूनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और लोगों को उसके कंसिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो फॉर द टाइम बीइंग ही रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो अब कौन व्यक्ति किस तरह से अपनी रिलेशनशिप के लिए आया, ये भी एक बड़ा देखने वाली बात है। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला एवं इस रिलेशनशिप की वजह से होने वाले बच्चे का कानूनी अधिकार क्या है?
जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे का जहाँ तक सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें अलग अलग गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, तो दोनों ही कंडीशन में बच्चे का जो मेंटेनेंस है, भरण पोषण है, उसका दायित्व माता पिता के ऊपर होता है। अगर माता अर्निंग नहीं करती तो लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे का जो भरण पोषण का दायित्व है वो उसके पिता पर हो जाएगा। तो जो स्त्री है, बच्चे की जो माँ है, वो बच्चे के भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। दूसरी एक बात ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक समय तक, लंबे समय तक वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में एज ए हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो कोर्ट उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप मानती है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उस एक्ट के तहत स्त्री को प्रोटेक्शन का अधिकार है। वो अपनी सुरक्षा मांग सकती है कोर्ट के द्वारा। अगर उसके साथ उस स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो उस डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा मांग सकती है। वहाँ उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, जहाँ वो दोनों रह रहे हैं, वहाँ से रहने का अधिकार भी है, वो रहने का अधिकार भी मांग सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वो अपना मेंटेनेंस का राइट भी रखती है। तो उसे भले ही एज ए पत्नी का अधिकार नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उसे मेंटेनेंस का और रहने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, तो वो वहाँ रह सकती है। कुछ एक जजमेंट में एक जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई स्त्री और पुरुष एक लंबे समय तक एज ए हस्बैंड वाइफ रहते हैं और तो उनको ये माना जाएगा कि वो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से रह रहे हैं जैसे एक वैवाहिक दंपति रहते हैं, तो उन्हें एक वैवाहिक जीवन जीते हुए माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो पत्नी का अधिकार है उसे भी वो स्त्री को मिलेगा और बच्चे को भी उसे लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20 साल 25 साल से एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहा है और सोसाइटी में उनकी मान्यता है, समाज में उनकी एक्सेप्टेंस है कि वो बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे एक पति पत्नी रहते हैं और सोसाइटी उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे पत्नी का अधिकार भी मिलेगा और वो जो उनकी प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, मतलब जो व्यक्ति की दूसरे पार्टनर की, उसमें वो इनहेरिट करेगी और बच्चे को भी लेजिटिमेट चाइल्ड के रूप में मान्यता मिलेगी। वो भी विधिक उत्तराधिकारी होगा। और अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने पहली शादी हो रखी है और पहली एक शादी होने के बाद वो किसी अन्य स्त्री के साथ एक लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वहाँ उसको विधिक शादी की मान्यता तो नहीं मिलेगी, विधिक पत्नी का जो हैसियत है, स्टेटस है, वो तो नहीं उसे प्राप्त होगा, लेकिन उसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस, भरण पोषण, रहने का अधिकार वो उन्हें मिलेगा। और बच्चे को तो जो वो चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, वो भरण पोषण का भी उसका राइट रहेगा और जो प्रॉपर्टी है उसके पिता की, उस प्रॉपर्टी में भी उसको उत्तराधिकार मिलेगा। चाहे पैतृक संपत्ति हो, हाँ, या पैतृक हो या स्वार्जित संपत्ति हो, उस दोनों में ही उसका उत्तराधिकार मिलेगा। और चल संपत्ति जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह है या जो भी संपत्ति पिता की है, जो भी संपत्ति पिता की है, जो भी संपत्ति माता की है, चाहे वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, उन दोनों संपत्ति में उसको बच्चे को अधिकार मिलेगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। अगर लेजिटिमेट मतलब लिव इन रिलेशनशिप में तो जो चाइल्ड की हैसियत है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की हैसियत है, लेकिन उसे जो है भरण पोषण का भी अधिकार है और जो संपत्ति है और संपत्ति में भी उत्तराधिकार है और उसे बराबर हक है जितना कि लेजिटिमेट चाइल्ड को है। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार।